हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में आप लोग अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और स्वस्थ रहें और इस लॉकडाउन का सदुपयोग करें और अपनी तैयारी ज़ोरों पर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी वक्त डेट आ सकती है और एक योद्धा को युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक सच्चा योद्धा हर क्षण युद्ध के लिए तैयार रहता है और आप उस योद्धा की तरह हो जो कि किसी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि युद्ध जीते जाते हैं तलवार के बल पर और आपको जीतना है कलम के बल पर। और दोनों में समानता क्या है? समानता सिर्फ एक है कि दोनों में ही कंपटीशन है और ये सच है, क्योंकि अगर आप इस लॉकडाउन में तैयारी नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा है और वो आपको एग्ज़ाम में पीछे छोड़ देगा। तो आप भी लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास 2। तो इसमें आज हम फिर देखेंगे कि किस तरह संवैधानिक विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और हाँ, एक बात और कि जो स्टूडेंट हमेशा इम्पोर्टेंट के पीछे भागते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट याद रखते हैं, ये अधिनियम कब आया, ये सुधार कब आया, ये एक्ट कब आया, और उनका सन याद रखते हैं कि किस सन में आया, और वो बाद में भूल जाते हैं। एक बार आप डिटेल में पढ़कर देखिए, ये चीज़ें आपको बहुत छोटी लगेंगी। जब आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो सन है, डेट है और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, ये आपको बहुत छोटी लगेंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, भारत का संवैधानिक विकास 2। और इसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे कि फिर किस तरह से आगे हमारा संविधान बढ़ता है और इसकी प्रक्रिया, जो इसमें प्रावधान है, उसकी कहीं ना कहीं मुख्य नींव यहीं से शुरू होती है। तो पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जब कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है बंगाल में, जो कि प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध जब 1764 में अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया और बंगाल पर शासन स्थापित किया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा की गई मनमानी, अंग्रेज़ों ने बहुत मनमानी किया, मनमानी ढंग से धन लूटा और लूट करके यहाँ से धन ले जाने लगे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। और वहाँ पर भी उस धन की वजह से कुछ अराजक स्थितियाँ फैली और यहाँ भी जनता के द्वारा विद्रोह का डर था। और ब्रिटेन की संसद नहीं चाहती थी कि वह भारत जैसे धनाढ़ देश से अपनी शक्ति को खो दे, तो वह यहाँ पर कंपनी के शासन पर नियंत्रण पाने के लिए, कंपनी के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कई तरह के एक्ट लाई। और उनमें सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 में पहला एक्ट लाया रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके तहत कंपनी पर नियंत्रण पाया गया। इसके बाद फिर कई तरह के एक्ट आए। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसमें एक सुधार अधिनियम एक लाया गया। इस तरह से कई सारे एक्ट लाए गए और लास्ट में हमने पढ़ा था 1853 का एक्ट। इसके बाद 1857 में एक क्रांति होती है और इस क्रांति में इतना बड़ा विद्रोह होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कि लगभग पूरा भारत अंग्रेज़ों के हाथ से निकल चुका था। और इतना बड़ा विद्रोह हुआ था कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है इतिहास में। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। और आप लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, काफ़ी फेमस रही यह क्रांति। और यह इतना बड़ा विद्रोह था कि लगभग अंग्रेज़ों के हाथों से पूरा भारत निकल चुका था। तो जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन मंत्रिमंडल था, वह नहीं चाहते थे कि भारत से अपनी शक्ति को खो दे। इस वजह से 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम लाया जाता है और यहाँ पर कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ की सत्ता सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथों सौंप दी जाती है। जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है, ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर अपना शासन चलाने लगती है और कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो आज हम चलिए पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट लाए गए उन्हें अधिनियम कहा जाता है। इससे पहले जो लाए गए उन्हें एक्ट कहा जाता है। तो जब 1853 का एक्ट आया था
उसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल के पद पर थे वह थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद 1858 में एक अधिनियम लाया गया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और क्राउन के द्वारा सीधा शासन संचालित किया जाने लगा। जो कंपनी अपना शासन करती थी भारत पर, तो कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब यहाँ का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संचालित होने लगा, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा संचालित होने लगा। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने पढ़ा था, इसकी कमेटी गठित की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश जो कंपनी थी, कंपनी का शासन था, वो ख़त्म हो चुका था। तो इनका अब काम ख़त्म हो गया और उसकी जगह पर एक भारत सचिव का पद बनाया गया। और यह भारत सचिव कौन होते थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था उसे भारत सचिव का पद दिया जाता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही एक सदस्य को भारत सचिव का पद दिया जाता था और इसे भारत के बारे में किस तरह से शासन संचालित करना है, भारत के बारे में क्या सोचना है, भारत में किस तरह विकास करना है और भारत की सत्ता को कैसे संभालना है, इसके अंडर में दिया गया भारत सचिव के। और यह भारत के बारे में ही सोचता था, भारत के बारे में ही अपना कार्य करता था। तो भारत के लिए भारत सचिव का पद बनाया गया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही सदस्य होता था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद गठित की गई। तो जो भारत सचिव होता था, इसके सहायता के लिए, अब ये अकेले तो काम करेगा नहीं, इसकी सहायता के लिए, इसको सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद गठित की गई, जो कि इसको सलाह दे सके कि किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से सत्ता संभालनी है, किस तरह से कानून बनाने हैं। तो इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद गठित की गई। जो सचिव के ऑफिस का व्यय था वह भारत से होम चार्जेज के रूप में लिया जाता था। भारत सचिव का जो पद था, इसका जो खर्चा था ऑफिस का, इसके ऑफिस के खर्चे के लिए जो खर्चा होता था वह भारत से ही वसूला जाता था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना था कि जो भारत सचिव का पद है, जो भारत सचिव है, क्योंकि यह भारत के लिए सोचता है और भारत के लिए ही कार्य करता है, तो इसका जो व्यय है वह भारत से लिया जाता था और उसे होम चार्जेज नाम दिया गया। होम चार्जेज के रूप में भारत से पैसा लिया जाता था भारत सचिव के खर्चे के लिए। और उस समय वायसराय कैनिंग थे। पहले ये जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन जब 1858 का अधिनियम आया तो उस समय उस पद को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नया पद आया वायसराय, जिसका अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। और कैनिंग को ही प्रथम वायसराय बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 में कुछ नहीं है, याद रखिएगा। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, और भारत सचिव का एक पद बनाया गया जो भारत के लिए कार्य करता था। इसके खर्चे के लिए होम चार्जेज के रूप में भारत से पैसा लिया जाता था। और वायसराय का पद लाया गया, भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद 1858 में एक अधिनियम लाया गया जस्ट इसके 3 साल के बाद, और पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। आपने जो पढ़ा था कि जो वोटिंग वाली कमेटी होती थी, पहले 4 थी रेगुलेटिंग एक्ट में, फिर 3 हुई और फिर 1853 में जब विधि सदस्य मैकाले को पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था तो फिर 4 हो गई थी। यहाँ पर एक और सदस्य जोड़ा गया और अब इनकी संख्या 5 हो गई।
तो यहाँ पर क्या किया गया, एक और विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधानसभा की स्थापना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विधानसभा की सर्वप्रथम स्थापना जब हुई तो 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई, और यहीं से विधानसभा जो आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा होती है या फिर लोकसभा होती है, तो इसका जो प्रथम उदाहरण है वो यहीं से मिलता है। 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार विधानसभा गठित की गई और विधानसभा की स्थापना की गई, और इसमें 6 से 12 सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार मिला वायसराय को। किसको मिला? वायसराय को 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिला कि वायसराय कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। इसके बाद वायसराय को विकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे कि आज आप देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है या फिर राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है, तो इसका सबसे पहला उदाहरण जो है वह 1861 के अधिनियम से मिलता है कि वायसराय को विकट स्थिति में, जैसे कोई परिस्थिति है, विकट स्थिति है, ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो उसे अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अध्यादेश का प्रथम अधिकार कब लाया गया था? 1861 के अधिनियम में। तो यही तो है कि संवैधानिक विकास जो शुरू होता है, जो आज आप देखते हैं हमारे संविधान का प्रारूप है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल कर के सामने आता है और यहीं से हमारे भारत का संवैधानिक विकास होता है। इसीलिए हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें 1861 के अधिनियम में कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली और विधानसभा की स्थापना हुई। यहाँ से ये 2 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो, कई बार इनसे प्रश्न भी पूछे गए। इसके बाद 1861 के अधिनियम के बाद 1892 का अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिला। यहाँ पर जो कम से कम 6 सदस्य नियुक्त कर सकता था, अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त कर सकता था। यहाँ पर क्या हुआ कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिला कि वह अपने कार्यकारी परिषद में कम से कम 10 सदस्य नियुक्त कर सकता है और अधिक से अधिक 16 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। निर्वाचन पद्धति का सबसे पहला जो उदाहरण मिलता है वह 1892 के अधिनियम में मिलता है और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ यहीं से होता है। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। जो केंद्रीय विधानसभा होती थी जिसका निर्माण यहाँ पर हुआ था, ये विधानसभा की स्थापना हुई थी 1861 के अधिनियम में। तो इस विधानसभा में भारतीय सदस्य को किसी भी कानून बनने पर उसे वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन उसे जब वार्षिक बजट पेश किया जाता था तो उस पर उसे बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। और वो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1892 के अधिनियम के अंतर्गत उसे पहली बार वार्षिक बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ? 1892 के अधिनियम में, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनाता है। और भारतीयों को सबसे पहले बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ इसी अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद 1909 में एक अधिनियम लाया गया और ये काफ़ी फेमस रहा। ये आगे का ये 2-3 अधिनियम काफ़ी फेमस रहे, जहाँ से इन 3 से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 1909 के अधिनियम में क्या लाया गया प्रावधान? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इसे। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया? कई बार यह भी पूछा जाता है। तो 1909 में। मार्ले कौन थे? मार्ले जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव के पद पर थे और मिंटो उस समय भारत में वायसराय थे। तो ये मार्ले जो पहले थे, पहले वाले ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव हैं और ये बाद वाले वायसराय के पद पर हैं। वैसे ही इसमें भी मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव के पद पर थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड
यह भारत में वायसराय थे। तो क्या लाया गया प्रावधान कि विधान मंडलों की आकार और शक्ति में वृद्धि की गई। जो विधान मंडल था, ये विधानसभा की स्थापना हुई थी 1861 के अधिनियम में, इसके आकार और शक्ति में वृद्धि की गई और सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिला। तो इसका एक तो आकार बढ़ा दिया गया, शक्ति इसकी बढ़ाई गई और इसमें सार्वजनिक विषयों पर यानी जनता के विषयों पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट का प्रावधान रखा गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका 1909 के अधिनियम का। यहाँ से कहीं ना कहीं विभाजन की एक बीज बोए गए और जो फूट डालो और राज करो की नीति है उसके बीज यहीं से पनपते हैं। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट का प्रावधान लाया गया और इसके बाद फिर आगे समय समय पर मुस्लिमों के द्वारा विभाजन की मांग की गई। हर जगह पर पृथक आरक्षण निर्वाचन की मांग की गई और विभाजन की जो बीज हैं वो यहीं से बोए गए थे और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। तो विधान मंडलों की आकार और शक्ति में वृद्धि की गई, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट का प्रावधान लाया गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है ये दो हैं कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ 1909 के अधिनियम के अंतर्गत और पहली बार मुस्लिमों को आरक्षित सीट का प्रावधान लाया गया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, पहले हम ये 3 याद कर लेते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसके 3 साल के बाद ही 1861 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें कि पहली बार विधानसभा की स्थापना की गई। इसके बाद 1892 में एक अधिनियम लाया गया, इसमें निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ और फिर इसके बाद 1909, 19 और 35 ये 1909 का अधिनियम लाया गया। इसमें मुस्लिमों को आरक्षित सीट का प्रावधान लाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसका 10 साल के बाद फिर 1919 का अधिनियम आया और फिर 1935 के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, जहाँ से संविधान का सबसे ज़्यादा स्रोत लिया गया है। तो आइए पहले पढ़ते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 में एक अधिनियम लाया गया। उस समय भारत सचिव के पद पर मॉन्टेग्यू थे और भारत में वायसराय के पद पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और इसके अंतर्गत उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा ये 2 सदन बनाए गए। उच्च सदन जो आज आप देखते हैं जैसे राज्यसभा, उस समय भी राज्यसभा के रूप में उच्च सदन था और जो आज आप लोकसभा देख रहे हैं उस समय उसे विधानसभा का नाम दिया गया। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था सबसे पहले जब इसका व्यवस्था की गई वह 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई केंद्र में और एक उच्च सदन बनाया गया, एक केंद्रीय विधानसभा बनाई गई। उच्च सदन में कुल 60 सदस्य थे और केंद्रीय विधानसभा में कुल 144 सदस्य नियुक्त किए गए या निर्वाचित किए गए और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब ये यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था और द्वैध शासन ये दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग हैं, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्विसदनात्मक और द्वैध शासन ये दोनों अलग हैं। देखिए कैसे समझते हैं। द्विसदनात्मक है कि संसद में 2 सदन, उच्च सदन और ये केंद्रीय विधानसभा, जैसे कि आज आप देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन ये जो प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांत यानी जो राज्य होते थे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, उसमें 2 प्रकार के शासन लागू किए गए, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। ये आरक्षित क्या था? इसमें जो विषय शामिल किए गए थे
वो ब्रिटिशों के अंतर्गत रखे गए थे। वो इस पर कानून बनाते थे और इन पर अपना अधिकार रखते थे, जैसे कि राजस्व के मामले में या फिर किसी टैक्स के मामले में या फिर पैसे से संबंधित ऐसे विषय इसमें रखे जाते थे। और हस्तांतरित जो है इसमें वो विषय रखे जाते थे जो कि भारतीयों के लिए रखे जाते थे कि वो अपना इस पर अच्छे ढंग से कानून बनाए और अच्छे ढंग से इसका विकास करे और लागू करे। इसमें किस तरह के विषय थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। तो आप यहाँ समझ सकते हैं अंग्रेज़ों की नीति कि जो पैसों से संबंधित, राजस्व और टैक्स से संबंधित था उसे इसमें रखा गया और अंग्रेज़ इसके लिए उत्तरदायी नहीं होते थे। यानी वह किसी भी प्रकार का कानून बनाएं या पैसे का कैसे भी उपयोग करें, वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन जो हस्तांतरित था इसमें जो भारतीयों को अधिकार दिया गया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जब उनके पास राजस्व नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, तो वह किस प्रकार शिक्षा पर व्यय करेंगे और स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे। इसीलिए इनको यह विभाग दिया गया और यह जो भी करेंगे वह उत्तरदायी होंगे, उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो दो तरह का शासन प्रांतों में रखा गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो आरक्षित है वह ब्रिटिशों के लिए आरक्षित था, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हस्तांतरित कि उत्तरदायी होते थे, उन्हें अपना जो भी करते थे, कानून बनाते थे, उसके लिए जो अच्छे ढंग से चल सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी काम करते थे उसके लिए, तो उसका उन्हें हस्तांतरण करना पड़ता था अंग्रेज़ों के प्रति कि हमने ये किया, उसके लिए उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये द्वैध शासन और द्विसदनात्मक बिल्कुल अलग हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन पहली बार कब लागू किया गया? अच्छा, एक द्वैध शासन और है, 1765 से 1773 तक लागू था, वो अलग है। ये द्वैध शासन अलग है जो कि 1919 के अधिनियम में लाया गया था। और ये द्वैध शासन के अंतर्गत आरक्षित और हस्तांतरित दो प्रकार का शासन लागू हुआ पहली बार प्रांतों में। इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया किस अधिनियम के अंतर्गत? इसी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। और सांप्रदायिक चुनावों में सिखों को भी शामिल किया गया। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति का बीज बोना प्रारंभ कर दिया था। कहाँ से? इसी 1919 के अधिनियम से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सांप्रदायिक चुनावों में आरक्षण में सिखों को भी शामिल किया और यहाँ पर भी उन्होंने फूट डालने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रांतों में द्वैध शासन, जो कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अखिल भारतीय संघ का निर्माण। पहली बार अंग्रेज़ों ने यह माना इस अधिनियम के अंतर्गत कि भारत कई राज्यों को मिला करके एक देश है और कई राज्यों का एक संघ है और यह संघात्मक इसे रूप दिया पहली बार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। तो जो अखिल भारतीय का स्वरूप आता है, इसे पहली बार कब स्वीकारा अंग्रेज़ों ने? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने भारत को एक देश माना और यह स्वीकार किया कि यह कई राज्यों को मिला करके एक देश है। दूसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लाया गया। पहले प्रांतों में लाया गया और 1935 के अधिनियम में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी गई कि वह अपने विकास के लिए अपना खुद निर्धारण करें और उन्हें स्वायत्तता दे दी गई। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। तो पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता कब दी गई? 1935 के अधिनियम में, और केंद्र पर द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता है कि जो आज आप देखते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 तरह के विषय दिए गए हैं, 3 तरह की सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। इसका सबसे पहला उदाहरण इसी भारत के शासन अधिनियम 1935 से मिलता है। और मैंने आपको बताया कि 1935 के अधिनियम से संविधान का सबसे ज़्यादा स्रोत यहीं से लिया गया है। ये 3 प्रकार की सूचियों का प्रावधान सबसे पहले 1935 के अधिनियम के अंतर्गत लाया गया और इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसमें अलग अलग विषय रखे गए। इसके अलावा संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना की गई। संघीय बैंक यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना हुई इस अधिनियम के अंतर्गत। और संघीय न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और वो कलकत्ता में था। इस अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में, और एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसी अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ से एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इस 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रावधान लाए गए, आप इन सारे बिंदुओं को याद रखिएगा, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस अधिनियम के संबंध में नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन कोई भी नहीं है। इन्होंने क्या कहा था? अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, क्योंकि जितने भी प्रावधान लाए जाते थे वह ब्रिटिशर्स के पक्ष में ज़्यादा रहते थे, थोड़े बहुत सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भारतीयों के पक्ष में रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि वह एक लंबे समय तक भारत से अपनी शक्ति को खोएं और वह हमेशा भारत पर राज करना चाहते थे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके बाद भारत के 2 भाग हो गए, भारत और पाकिस्तान। उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।